स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट चैप्टर का 4th टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के 99% चांस होते हैं। बच्चों, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को हम ISLM एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इस मॉडल को डेवलप किया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन हिक्स एंड हैंसन ने 1937 में। इसलिए इस थ्योरी को हिक्स हैंसन सिंथेसिस भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार देयर आर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज के 3 निर्धारक तत्व होते हैं। पहला निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, दूसरा सेविंग यानी बचत, तीसरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी डिमांड फॉर मनी, चौथा सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति। तो इन चारों वेरिएबल्स में जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस संतुलन बिंदु पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी प्राप्त होती है। बच्चों, ये जो थ्योरी थी ये हिक्स और हैंसन ने दोनों थ्योरी यानी 2 थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को क्रिटिसाइज करने के लिए प्रोपाउंड की थी। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार ब्याज की दर डिपेंड करती है रियल फैक्टर्स पर, यानी वास्तविक तत्वों पर ब्याज की दर निर्भर करती है, जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, यानी बचत और निवेश है। जबकि केन्जियन थ्योरी का कहना है कि ब्याज की दर डिपेंड करती है मॉनेटरी फैक्टर पर, यानी मौद्रिक तत्वों पर वो निर्भर करती है। और वो मौद्रिक तत्व हैं सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार दिस थ्योरी इज पार्शियली ट्रू, यानी ये जो दोनों थ्योरी थी ये पार्शियली ट्रू है, यानी तौर पर ही ये सत्य है। क्योंकि मॉडर्न थ्योरी के अनुसार ब्याज की दर दोनों रियल और मॉनेटरी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और इन दोनों के संतुलन से ही हम ब्याज की दर को प्राप्त कर सकते हैं, संतुलित ब्याज की दर को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और इसी वजह से मॉडर्न थ्योरी ने इन दोनों डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए इस थ्योरी का निर्माण किया था। और साथ के साथ ये थ्योरी ब्याज की दर और आय स्तर दोनों को डिटरमाइन करती है साइड बाय साइड, इसलिए इसको हम डिटर्मिनेंट थ्योरी भी कहते हैं, यानी निर्धारक सिद्धांत भी कहते हैं। मान्यताओं की बात करें तो अजम्पशंस में सबसे पहले आती है कि इट इज़ अ लॉन्ग रन कंसेप्ट, यानी ये अल्पकालीन अवधारणा है। इन्वेस्टमेंट इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी निवेश ब्याज दर लोचदार है, यानी जैसे जैसे ब्याज दरों में परिवर्तन होगा उसके अनुसार निवेश जो है वो विपरीत दिशा में परिवर्तन करेगा, यानी ब्याज और इन्वेस्टमेंट में विपरीत संबंध होता है। इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है और वेरीज विद द चेंज इन 4 वेरिएबल्स, दैट इज सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई, यानी ब्याज दर जो है वो लोचदार है और बचत, निवेश या मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति में जब परिवर्तन होते हैं उसी के आधार पर वो परिवर्तित होती है। होल इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू रियल एंड मॉनेटरी मार्केट, यानी सारी अर्थव्यवस्था को 2 बाजारों में विभक्त कर रखा है। पहला वस्तु बाजार, वास्तविक बाजार, और मौद्रिक बाजार। क्लोज इकोनॉमी कंसेप्ट है, यानी बंद अर्थव्यवस्था की अवधारणा है, यानी बाहरी क्षेत्र से कोई लेन देन नहीं है। प्राइस लेवल इज एक्सोजिनस वेरिएबल, यानी प्राइस लेवल जो कीमत स्तर होता है उसको बाहरी तत्व माना गया है, यानी इन सभी फैक्टर्स पर प्राइस लेवल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ब्याज के निर्धारण की बात करें तो उसमें हमें सबसे पहले ISLM कर्व्स कैसे हमें प्राप्त होते हैं वो बताना है, और फिर उसके बाद जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ब्याज दर होती है वो कहाँ निश्चित होगी? वो दोनों मॉनेटरी फैक्टर के संतुलन
और रियल फैक्टर के संतुलन दोनों के संतुलन बिंदु पर होगी। यानी मॉडर्न थ्योरी जो कहती है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन मॉनेटरी फैक्टर, यानी संतुलित ब्याज दर किस पर निर्भर करती है? मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग जैसे मौद्रिक तत्वों पर। इन दोनों को की इक्वालिटी जो शोन होती है वो उस कर्व पर उस कर्व को हम एलम कर्व कहते हैं, जो शो करता है कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति विभिन्न ब्याज दरों या विभिन्न आय स्तरों पर क्या होगी। Similarly, the equality between saving and investment at various level of R and income as shown by IS curve, यानी विभिन्न ब्याज दरों और विभिन्न आय स्तरों पर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उनके बीच होता है, उनको हम IS कर्व द्वारा दिखाते हैं। जिस पॉइंट पर दोनों IS कर्व और LM कर्व इंटरसेक्ट करते हैं संतुलन बिंदु होता है। और संतुलन बिंदु क्या कहलाता है कि इस संतुलन पर रियल और मनी मार्केट दोनों ही संतुलन में इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए डेरिवेशन ऑफ एलम कर्व की बात करते हैं। डेरिवेशन ऑफ एलम कर्व में सबसे पहले एलम कर्व होता क्या है? L फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड M फॉर मनी सप्लाई, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये रिप्रेजेंट करती है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी आर इक्वल, यानी कि जो विभिन्न ब्याज दरें और विभिन्न आय का स्तर है उनके बीच उनके आधार पर जो मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग में जो संतुलन होता है उसके वेरियस संयोग को ये शो करता है। और एलम कर्व शोज इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, यानी एलम कर्व मुद्रा बाजार में संतुलन को शो करता है, दिखाता है। डेरिवेशन ऑफ एलम कर्व के बारे में अगर हम पढ़ें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसको सारे डेरिवेशन को मैंने जो एलम कर्व का डेरिवेशन है उसको मैंने चार पैनल्स में डिवाइड किया है। और ये जो पैनल्स हैं ये आप देख रहे होंगे कि पहले पैनल में मैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी दिखा रही हूँ, इस कर्व को दिखा रही हूँ। ये हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में कर चुके हैं, जो ब्याज और स्पेकुलेटिव डिमांड के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे ऊंची ब्याज दर पर मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य के लिए कम होगी, नीची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य के लिए अधिक होगी। अब दूसरे पैनल की बात करें तो दूसरे पैनल में मैंने स्पेकुलेटिव बैलेंस ओ एक्सिस पे ले रखा है और ओ वाई एक्सिस पर ट्रांजैक्शन बैलेंस। स्पेकुलेटिव बैलेंस का मतलब होता है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, ट्रांजैक्शन बैलेंस का मतलब होता है लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति स्थिर है, यानी ये जो MS कर्व है ये मुद्रा पूर्ति को शो कर रहा है, यानी या तो हम सारी की सारी मुद्रा को हम लेन देन उद्देश्य के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। और दूसरा, अगर हम सारी मुद्रा को स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करें तो हमारे पास ये बिंदु आएगा। अब इस मुद्रा को हम पॉइंट्स को अगर जोड़े तो हमारे पास ये मुद्रा पूर्ति कर्व है जो विभिन्न संयोग दिखा रहा है दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार वितरित की जाती है। अगर हम देखें कि M1 मुद्रा की मांग स्पेकुलेशन के लिए है, तो उस समय ट्रांजैक्शन के लिए यानी लेन देन के लिए मांग T1 है, यानी कम है, यानी मुद्रा की पूर्ति को कुल पूर्ति को हमने M1 और T1 में डिवाइड कर रखा है। अगर हम सट्टा उद्देश्य के लिए ब्याज के बढ़ने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम हो रही है, तो यहाँ अगर देखें तो मुद्रा की मांग कम हो गई, M2 हो गई जो सट्टा उद्देश्य के लिए था, तो बची कुची मुद्रा पूर्ति कहाँ गई? फिर वो ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ गई। अब
अगर हम स्पेकुलेशन के लिए अगर मुद्रा की मांग कम करते हैं तो वो उसके बदले में मुद्रा की पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी लेन देन उद्देश्य के लिए। अच्छा, पैनल 3 में मैंने यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन बैलेंस लिया है क्योंकि OY एक्सिस पर, और इसके भी OY एक्सिस पे मैंने ट्रांजैक्शन बैलेंस TB से दिखा रही हूँ मैं। और उसी तरीके से अगर पैनल 3 की बात करते हैं तो मुद्रा की मांग OX एक्सिस पर एग्रीगेट इनकम, और यहाँ मुद्रा की लेन देन के लिए मांग हम दिखा रहे हैं। इन दोनों के बीच में ये जो एम्प्टी कर्व है ये दोनों ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो डिमांड फॉर मनी है और एग्रीगेट इनकम के लिए जो डिमांड फॉर मनी है इसको शो कर रहा है। यानी जितनी हमारी आय अधिक होगी उतनी ही लेन देन उद्देश्य के लिए हमारी मुद्रा की मांग बढ़ेगी। जैसे जैसे आय बढ़ रही है मुद्रा की मांग वो दिखा रहे हैं, यानी मुद्रा की मांग लेन देन के लिए जब हम बढ़ाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमारी आय भी उतनी ही अधिक बढ़ रही है। पैनल ए और पैनल सी से जो भी रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ LM दिखा रही हैं, मुद्रा बाजार में संतुलन दिखा रही है। यहाँ से R1 मैंने लाइन ली है और यहाँ से Y1, यानी ब्याज दर और आय स्तर दोनों का संतुलन बिंदु ये है। R2 Y2 दोनों का संतुलन बिंदु, R3 और Y3, यानी ये 3 संतुलन बिंदु हमारे पास आ चुके हैं मुद्रा बाजार के, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें LM कर्व मिलता है। IS कर्व के डेरिवेशन के लिए भी मैंने 4 पैनल यूज़ किए हैं। इसमें सबसे पहला पैनल जो है A वो ब्याज दर और निवेश के बीच में संबंध दिखाता है, यानी ब्याज दर और निवेश में विपरीत संबंध है क्योंकि इसका जो फलन है हमारा फंक्शन है वो नीचे की ओर गिरता हुआ, जो ये शो करता है कि ब्याज दर और निवेश के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब ये ब्याज दर और निवेश किस तरीके से विपरीत संबंध है इसका ये देखेंगे तो निवेश और ऊंची ब्याज दरों पर निवेश कम होता है, और जैसे जैसे ब्याज दरें गिर रही हैं निवेश बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से सेकंड पैनल की बात करें तो उसमें निवेश अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं, और ये जो SI कर्व है ये हमारा क्या शो कर रहा है कि बचत निवेश के बराबर है, यानी जैसे जैसे निवेश हमारा बढ़ रहा है बचत भी उतनी ही बढ़ी हुई दिखाई जा रही है। तो यानी ये तीनों जो संबंध है ये हमारे पास बचत और निवेश की समानता दिखाते हैं। O एक्सिस को देखें तो उसमें तीसरे पैनल के O एक्सिस पे देखें तो तीसरे पैनल में इनकम बचत और आय के बीच में संबंध यानी प्रत्यक्ष होता है, यानी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बचत बढ़ती है। अगर बढ़ी हुई बचत बढ़ी हुई आय स्तर को दिखाए और घटी हुई बचत घटती हुई आय स्तर को दिखाए तो वो संबंध हमें SS कर्व से दिखता है जो सेविंग फंक्शन है। एक निश्चित आय स्तर पर हमारी सेविंग जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जब जीरो इनकम है तो उस समय भी हमें कुछ ना कुछ उपभोग करना पड़ रहा होता है, चाहे वो हमें ऋण लेकर ही क्यों ना करना पड़े। अब पैनल A और C के जो कम्बिनेशंस हैं उनको अगर हम मिलाएं, इन रेखाओं को ब्याज दर और आय स्तर की रेखाओं को आपस में इंटरसेक्ट तो हमारे पास वेरियस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलते हैं, संतुलन के विभिन्न बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, और इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो हम ये IS कर्व हमारे पास जाता है। अब ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है? ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए IS LM कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी बिंदु पर, यानी IS और LM कर्व एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। E बिंदु पर काटने से हमारे पास संतुलित ब्याज दर OR है और संतुलित आय स्तर OY है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुद्रा और वस्तु बाजार वास्तविक बाजार दोनों ही संतुलन में है, और इस बिंदु पर हमारे पास मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर है, यानी
डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ मनी एंड सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, यानी बचत निवेश के बराबर है। या अन्य शब्दों में कहें कि मुद्रा बाजार वास्तविक बाजार के समान है, दोनों बराबर है, दोनों में संतुलन है। अगर इन तो वो ISLM की पोजीशन को शिफ्ट करने में काम आएगा या बदलने में काम आएगा या उसका जिम्मेदार होगा। ये थ्योरी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसने काफ़ी अच्छी तरीके से ये दिखाया कि किस तरीके से क्लासिकल और इंडियन इकोनॉमी को की थ्योरी की जो ब्याज दर की थ्योरी है उनको क्रिटिसाइज़ करके इसमें दोनों मार्केट्स को संतुलन को दिखाया। तो लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां थी जिसको आलोचना के रूप में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सामने लाया। और क्रिटिसिज्म के फॉर्म में अगर हम देखें तो इट इज़ कंपैरेटिव स्टैटिक मॉडल, यानी ये स्थैतिक मॉडल है जो कि डायनामिज्म को इग्नोर करता है, यानी गत्यात्मक जो अर्थव्यवस्था होती है इसको इग्नोर कर रहा है, जबकि वास्तव में सभी अर्थव्यवस्थाएं गत्यात्मक होती है, डायनामिक होती हैं। इट डज नॉट शो लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑन आर, यानी ब्याज दर पर दीर्घकाल में कितना असर होगा, क्या प्रभाव होगा, वो भी ये शो नहीं करता। कंसीडर प्राइस एज अ एक्सोजेनस वेरिएबल, यानी प्राइस लेवल को, कीमत स्तर को ये बाहरी तत्व मानता है और जो प्राइस को ये बाहरी तत्व मानता है जो कि निराधार है, क्योंकि कीमत स्तर का मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इट इग्नोर्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी भविष्य की आशंकाओं को भी ये इग्नोर करता है, उसकी अवहेलना करता है कि इनका कोई प्रभाव मुद्रा की मांग, पूर्ति या बचत या निवेश या बाजार की अवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट ऑल्सो इग्नोर इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो देशी व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके प्रभाव को भी ये इग्नोर करता है, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में ये थ्योरी लागू की गई थी। तो इस वजह से विदेशी व्यापार का किसी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है ये भी ये इसको शो नहीं करता। इट ऑल्सो इग्नोर टाइम लैग्स, यानी समय अंतराल, यानी मुद्रा की मांग पूर्ति में किस प्रभाव काल के अंतराल के बाद परिवर्तन होंगे या बचत निवेश में किस टाइम के बाद परिवर्तन होगा, ये लैग इसमें कहीं शो नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट थी जो कि ब्याज के निर्धारण में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि प्रॉफिट बेस पे है, और वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा जिसमें मैं आपके सामने कुछ और थ्योरीज लेकर आऊँगी।